मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आगाज है। दोस्तों नमस्कार। आपने वीडियो के शुरू में अरविंद केजरीवाल का एक बयान सुना जिसमें वो साफ कह रहे हैं, मोदी जी इस जन्म में तो आप मुझे नहीं हरा सकते। दरअसल मेरा इस वीडियो सुनाने का मकसद ये था कि दिल्ली चुनाव को लेकर के अरविंद केजरीवाल कितने कॉन्फिडेंट थे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की जबरदस्त हार हुई और ये सवाल उठने लगा कि यह हार सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी थी या भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे अरविंद केजरीवाल समझ नहीं पाए और चुनाव हार गए। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक चक्रव्यूह रचा। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उसे समझ नहीं पाए और उलझते चले गए उस चक्रव्यूह के अंदर और अंत में चुनाव हार गए। दरअसल इस चक्रव्यूह की शुरुआत होती है 2020 से। 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव को जीतने के लिए तमाम कोशिशें की। वो हर मुद्दा उठाया जिससे भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी, चाहे शाहीन बाग हो या मंच से गोली मारो जैसे नारे। लेकिन परिणाम जब आया तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत गई। और वहीं से भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो गए और उन्हें लगा कि अगर 2025 में दिल्ली चुनाव को जीतना है तो अभी से रणनीति बनानी होगी, चक्रव्यूह बनाना होगा और उस चक्रव्यूह को ऐसा बनाना होगा जिससे अरविंद केजरीवाल के जो एसेट्स है, जो उनके स्तंभ है, वो धराशायी हो जाए और 2025 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। क्योंकि बीजेपी 2020 में समझ गई थी कि अगर 2025 में अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत गए तो उनका कद इतना बड़ा हो जाएगा, उनको रोकना मुश्किल होगा। क्योंकि राहुल गांधी से उनको खतरा नहीं था, ब्रांड राहुल को तो पहले ध्वस्त कर चुके थे। खतरा था तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल से। और जब 2022 में पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त विजय हासिल की और उसके बाद गुजरात के चुनाव में भी अच्छी खासी सफलता हासिल की, तब भारतीय जनता पार्टी को लग गया था कि अब एक चक्रव्यूह का निर्माण कर आम आदमी पार्टी को रोकना अति आवश्यक है। और तभी से उन्होंने उस चक्रव्यूह का निर्माण करना शुरू किया जिसमें फंसकर आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे जो मुश्किल काम था वो था अरविंद केजरीवाल के कॉमन मैन यानी आम आदमी की छवि। ऐसा व्यक्ति जो बहुत साधारण सी बातें करता है, साधारण तरीके से रहता है, एक बहुत कॉमन मैन की तरह पैंट और शर्ट पहनता है, उसका जीवन बहुत आदर्श है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा था कि इस छवि को कैसा तोड़ा जाए। लेकिन 2020 के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री आवास का निर्माण हुआ और जब ये बात बाहर आई, इसे बाद में शीशमहल का नाम दिया गया, तो ऐसा लगा जैसे भारतीय जनता पार्टी को बिना मांगे मुंह मांगे मिराद या अलादीन का चिराग मिल गया। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास यानी शीश महल के मुद्दे को लपक लिया, धीरे धीरे सुलझाना शुरू किया और जब चुनाव आए तब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से धार देना शुरू कर दिया। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास का एक वीडियो जारी किया और बताया कि देखिए कितना आलीशान मुख्यमंत्री आवास या शीश महल बनाया गया है। उसके बाद उन्होंने उसमें जो सामान लगे हुए थे उसकी पूरी लिस्ट जारी की, जिसे बताया गया कि लाखों रुपए की टीवी है, करोड़ों रुपए के पर्दे हैं और साजो सामान है जो आम व्यक्ति यानी कॉमन मैन तो कम से कम इस्तेमाल नहीं कर सकता। दरअसल ये सारा जब मुद्दा निकल कर आया तो आम आदमी पार्टी हतप्रभ थी, उसे समझ में नहीं आया कि इसका प्रत्याघात कैसे किया जाए, विरोध कैसे किया जाए। लेकिन उन्होंने कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का आवास है, अरविंद केजरीवाल का निजी आवास नहीं है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो वीडियो जारी किया था उसके साथ में कुछ अतिशयोक्ति थी, जैसे उन्होंने कहा कि इसमें सोने के टॉयलेट है, इसके अंदर स्विमिंग पूल है, इसके अंदर बार है। तो आम आदमी पार्टी ने चैलेंज देने की कोशिश की कि हमें दिखाया जाए और उसके बाद उन्होंने जो शीश महल था यानी मुख्यमंत्री का जो आवास था उसको कनेक्ट कर दिया नरेंद्र मोदी के राजमहल से, उनके निवास से, जिससे राजमहल नाम दिया गया। लेकिन यहां भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कभी भी यह नहीं कहा था कि मैं सरकारी आवास नहीं लूंगा या राजमहल नहीं लूंगा, जबकि
जो केजरीवाल हैं वो पहले ये सब कह चुके थे कि मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का पुराना वीडियो निकाला और उसे जमकर वायरल किया। जरा आप भी सुनिए वो वीडियो। ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है। तो अगर मैं कोई लूंगा तो लोगों ने, मैं अभी विधानसभा में जब चक्कर लगा रहा सरकार का दायित्व होगा आपको देना, तो मैं लूंगा ही नहीं उनसे। तो वो जब मैं अगर लूंगा तो वो लोग सब, कईयों ने मेरे को कहा जी आपका एफिडेविट संदूक में रख लिया, कल को लोगे तो हम ला के दिखा देंगे आपको। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। हमारी इस राजनीतिक विकल्प का अगर कोई भी व्यक्ति संसद में या विधानसभा में जाता है, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो 1 कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह। और इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी ने इतना फैलाया कि अंततः अरविंद केजरीवाल की कॉमन मैन वाली छवि को ध्वस्त कर दिया और आम आदमी पार्टी को इसका जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल का दूसरा सबसे मजबूत स्तंभ था ईमानदार राजनेता की छवि। हमेशा कहते भी हैं कि हम कट्टर ईमानदार राजनेता है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ढेरों दागी नेताओं का प्रवेश हुआ जिनके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे थे और आम आदमी पार्टी ने जमकर इस मुद्दे को उठाया। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी था कि अरविंद केजरीवाल को जो ईमानदार राजनेता की छवि है, क्योंकि बहुत पहले उनका कोई हिस्ट्री नहीं था इस तरीके का, तो उनके जो इस छवि है इसको कैसे ध्वस्त किया जाए, और उन्होंने पूरी इसके लिए प्लानिंग शुरू की। मई 2022 में सबसे पहले हवाला कांड में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फरवरी 2023 में शराब घोटाले के अंदर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा जबरदस्त काम किया था, लेकिन शराब घोटाले में गिरफ्तारी ने उनके उस काम पर बहुत कुछ पानी फेर दिया। और उसके बाद अंततः मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब यह अलग बात है कि अभी तक आरोप इन पर किसी पर साबित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनमानस को समझाने में बहुत आसानी से सफल हो गई कि आम आदमी पार्टी के जो कर्ता धर्ता है, बड़े नेता हैं, वो भी दूध के धुले नहीं है, वो भी उतने ही भ्रष्ट हैं, यानी हमाम में सारे नंगे हैं। हो सकता है कल आरोप साबित ना हो। आपको याद करिए 2G स्कीम घोटाला जो कांग्रेस के शासन में हुआ था, अंततः क्या हुआ? कोई घोटाला साबित नहीं हुआ, कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। लेकिन जो कांग्रेस का नुकसान था 2013 में वो हो गया, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। इसी तरीके से इन सारी घटनाओं से भारतीय जनता पार्टी ने एक ईमानदार राजनीति की छवि को तोड़ दिया और अंततः उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। अरविंद केजरीवाल का जो सबसे तीसरा बड़ा मजबूत पिलर था वो था फ्री बीज, यानी मुफ्त की रेवड़ियां। भारत की राजनीति में मुफ्त की रेवड़ियां, फ्री बीज की शुरुआत करने के लिए अरविंद केजरीवाल को जाना जाता है। उसके पहले बहुत ज्यादा इस शब्द प्रचलन में था नहीं। भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि अगर उन्होंने अरविंद केजरीवाल का मुकाबला इस लेवल पर नहीं किया या इस स्तंभ को नहीं तोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी 2025 का दिल्ली चुनाव कभी नहीं जीत सकती। और यहां भी उन्होंने नहले पर दहला मारना शुरू किया। जैसे ही आम आदमी पार्टी ने विभिन्न घोषणाएं की, भारतीय जनता पार्टी ने उससे बढ़कर घोषणा की। जैसे आपने कहा कि हम महिलाओं को 21 रुपये महीना देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 25 रुपये महीना देंगे। जैसे जैसे आप घोषणा करती गई, भारतीय जनता पार्टी ने उससे ज्यादा बड़ी घोषणाएं करना शुरू कर दिया। और अंत में मैदान में आए नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि जितनी भी मुफ्त की योजनाएं हैं, यानी कल्याणकारी योजनाएं हैं, एक भी बंद नहीं की जाएगी और उनको बढ़ाकर दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। जनता ने विश्वास कर लिया कि जब हमें वो सारी योजनाएं मिलने वाली, उससे बढ़कर मिलने वाली है, तो फिर क्यों ना एक बार भारतीय जनता पार्टी को परखा जाए। और अंततः आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। अरविंद केजरीवाल का एक बहुत मजबूत स्तंभ है मिडिल क्लास। और भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी थी कि मिडिल क्लास को साधे बिना या मिडिल क्लास को अरविंद केजरीवाल से अलग किए बिना दिल्ली का चुनाव जीतना असंभव है। अरविंद केजरीवाल ने भी समझ लिया था कि मिडिल क्लास को एक बार फिर से साधना बहुत जरूरी है। और इसीलिए उन्होंने चुनाव के ठीक पहले मिडिल क्लास पर जिस तरीके से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बड़ा बयान उन्होंने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नहले पर दहला मारा और जो आम बजट आया उसके अंदर 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है मिडिल क्लास की, उसको टैक्स फ्री कर दिया और चुनाव में जमकर इसको बनाया। खुद नरेंद्र मोदी ने कई सारी चुनावी सभाओं में कहा कि देखिए मैंने मिडिल क्लास के लिए इतना सब कुछ कर दिया है। इस तरीके से जो मिडिल क्लास का एक मजबूत वोट बैंक था,
भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी अपने पाले में किया और दिल्ली का चुनाव जीत लिया। पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल पड़े थे और भारतीय जनता पार्टी समझ गई थी कि यहां पर भी अरविंद केजरीवाल को मात देना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए महीने की वेतन की घोषणा करके इसकी शुरुआत कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने चक्रों में उनको कैसे फंसाया कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो चुनावी हिंदू है, यानी जब चुनाव आते हैं तब वो हिंदुत्व की बात करते हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पुजारियों ग्रंथियों की इतनी चिंता थी तो जब पहली बार चुनाव जीते थे तब से उन्होंने वेतन देने की घोषणा क्यों नहीं की? तब उन्होंने मौलवियों को जो 16 से 18,000 महीने का वेतन दिया जा रहा था वो क्यों दिया? और जनता के दिल में यह बात घर कर गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू साबित करने के लिए उनके वो पुराने बयान निकाले जो उन्होंने राम मंदिर को लेकर दिए थे, जिसमें एक बयान था, नानी ने मुझे कहा था। यह बड़ा पॉपुलर बयान रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जमकर इसको प्रचारित किया। जरा आप भी सुनिए बयान। तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। एक और बयान में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बनाया होता तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? भारतीय जनता पार्टी ने इस पुराने बयान को भी निकाला और इसको भी जमकर वायरल किया। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कट्टर हिंदुत्ववादी नारों से परहेज किया और अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू साबित करने के लिए हर काम किया, जिसकी वजह से उनकी छवि प्रभावित हुई और अंततः वो चुनाव हार गए। दरअसल अरविंद केजरीवाल का एक मजबूत पक्ष था केजरीवाल की गारंटी, यानी केजरीवाल जो देंगे वो हर हालत में पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को पता था ये सब होने वाला है, इसकी तैयारी उन्होंने बहुत पहले कर ली थी। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी गारंटियां हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनके अधूरे वादे, यानी जो उन्होंने गारंटी दी थी और अभी तक पूरी नहीं की, वो एक एक करके याद करना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा कि हम 21 करोड़ महिलाओं को देंगे तो उन्होंने कहा कि आपने पंजाब में कहा था महिलाओं को 1,000 रुपए मिलेंगे, 3 वर्ष हो गए, अभी तक आपने 1,000 रुपए नहीं दिया। आपकी गारंटियां कुछ नहीं है, उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, बल्कि झूठे वादे हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि आपने पिछले 17 महीने से मौलवियों को तनख्वाह नहीं दी, तो फिर आप ग्रंथियों और पुजारियों को कैसे तनख्वाह देंगे? दरअसल 2020 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर मैं इस कार्यकाल में यमुना साफ नहीं कर पाऊं तो मुझे अगली बार वोट मत देना। भारतीय जनता पार्टी ने उन पुराने बयानों को निकाल लिया और फिर कहा कि केजरीवाल झूठे वादे करते हैं। उन्होंने खुद कहा था यमुना साफ नहीं हो तो मुझे वोट मत देना। यमुना साफ नहीं हुई इसलिए इन्हें वोट देने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल का एक और बयान था जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वो दिल्ली की सड़कों को पेरिस जैसा बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को भी लपका और दिल्ली की टूटी जर्जर सड़कों को दिखाया। वैसे ये अलग बात है कि आप भारतीय जनता पार्टी के किसी राज्य में चले जाइए, क्या वहां की सड़कें पेरिस जैसी है? लेकिन दिल्ली में चूंकि केजरीवाल ने बोला था, भारतीय जनता पार्टी ने अटैक किया और जनता को समझाने की कोशिश की कि जो कुछ कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। इसी तरह उन्होंने जो सीवर लाइन की पाइपलाइन है उसका मुद्दा उठाया, क्योंकि जगह जगह सीवर लाइन टूटी है, उसका पानी सड़कों पर आता है, तो जमकर उसको भी उन्होंने उसके फोटोग्राफ्स को वायरल किया। इसी तरह पानी का मुद्दा, केजरीवाल ने कहा था कि वो 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाएंगे, शुद्ध और साफ पानी उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन दिल्ली में पानी की बहुत अच्छी स्थिति है नहीं। बाकायदा टैंकर आते हैं, टैंकरों को लोग इंतजार करते कई जगहों पर और फिर वहां पर लाइनें लगती। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को भी जमकर उठाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता को वादा करने के बावजूद पीने का शुद्ध पानी या 24 घंटे पानी उपलब्ध नहीं करवा पाए। अरविंद केजरीवाल ये समझ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर उन्हें घेर सकती है, इसलिए उन्होंने बाकायदा दिल्ली की जनता से क्षमा मांगी कि यमुना को साफ नहीं कर पाए, दिल्ली को 24 घंटे पानी नहीं दे पाए, या फिर जो सड़कें हैं वो सड़कों को वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने वादा किया था लेकिन पेरिस जैसी बना नहीं पाए। लेकिन जनता इसको समझने को तैयार नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको बार बार समझा रही थी कि अगर इस बार भी केजरीवाल आ गए तो ये वादे अधूरे रहेंगे, ना सड़कें बनेंगी, ना पानी आएगा, ना सीवर लाइन ठीक होगी और ना ही उनके और वादे पूरे होंगे।
जनता ने भाजपा पर विश्वास कर लिया और इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चैलेंज और था कि अगर इंडिया गठबंधन के सारे दल यूनाइटेड होकर दिल्ली में लड़ेंगे तो वोटों का बिखराव नहीं होगा, और उसकी भी तैयार उन्होंने अंदर थाने बहुत कुछ की थी। लेकिन इस मुद्दे पर उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि आपने शुरू में ही ये क्लियर कर दिया कि वो कांग्रेस के गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा, और नतीजा बहुत सारी सीटें ऐसी रही है जहां पर आम आदमी पार्टी जितने वोटों से हारी, कांग्रेस को उससे ज्यादा वोट मिले। अगर कांग्रेस साथ होती तो शायद वो वोट आम आदमी पार्टी को मिलते और आम आदमी पार्टी की हालत कम से कम इतनी बुरी तो नहीं होती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये निश्चित कर चुकी थी कि किसी भी कीमत पर यह चुनाव जीतना है, तो उन्होंने जो सरकारी संस्थाएं हैं उसका जमकर उपयोग किया। अगर आम आदमी पार्टी की भाषा में कहेंगे तो उन संस्थाओं का जमकर दुरुपयोग किया। उसके अंदर पुलिस भी है, बाकी अन्य संस्थाएं भी हैं। अब इसकी कुछ बानगी देखिए। जैसे ही केजरीवाल ने 2100 रुपए की घोषणा की, दिल्ली में प्रवेश वर्मा ने, जिन्होंने केजरीवाल को हराया, बाकायदा कैश यानी नगद राशि महिलाओं को बांटना शुरू कर दिया। जब आम आदमी पार्टी ने विरोध किया तो उन्होंने कहा कि अभी इलेक्शन चूंकि घोषित नहीं हुए, डेट नहीं आई है, आचार संहिता लागू नहीं है, तो इस पर कोई केस नहीं हो सकता। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हो गई, यानी जब आचार संहिता लग गई, उसके बाद भी प्रवेश वर्मा ने बाकायदा जूते और अन्य चीजें बांटी, जो देखा जाए तो प्रलोभन की श्रेणी में आता है और सीधे सीधा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके ऊपर भले एफआईआर हो गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई उनके खिलाफ हुई नहीं। इसी तरीके से चुनाव के ठीक पहले बजट आया। बजट में 12 लाख रुपए की छूट दी गई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर उसका प्रचार किया। अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो आप ऐसी किसी छूट को नहीं दे सकते, और अगर दी है तो चुनावी सभाओं में उसका उल्लेख नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया, लेकिन किसी ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर चुनाव में नोट बांटने, सोने की चेन बांटने, पुलिस को उनके फेवर में काम करने जैसे अनेक आरोप लगाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कोई परवाह नहीं की, क्योंकि उनका एक ही मकसद था, चाहे जैसे हो हमें चुनाव जीतना है। और जो अरविंद केजरीवाल के मजबूत स्तंभ थे, उनकी जो एसेट्स थी, उसको खत्म करना है। और अंत में आरएसएस यानी स्वयं सेवक संघ ने इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त माइक्रो लेवल पे काम किया। संघ के करीब 4 से 5 लाख स्वयंसेवक लगातार प्रचार में जुटे रहे। 1 लाख से ज्यादा ड्राइंग रूम बैठकें की, जिसमें लोगों का एक समूह होता था और बाकायदा उनको समझाया कि क्यों राष्ट्रहित में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना जरूरी है। कोई हो हल्ला नहीं किया, किसी को नहीं पता लगा कि अंदर खाने इस तरीके की गतिविधियां चल रही है, और लोगों को इन ड्राइंग रूम बैठक जो थी उसके माध्यम से समझा कर चुनाव का पासा पलट दिया। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने यूं ही आम आदमी पार्टी को नहीं हराया, बल्कि समय से पहले ही उन्होंने एक चक्रव्यूह की रचना की, पूरी तैयारी की। आम आदमी पार्टी गाहे बगाहे, जाने अनजाने उसमें फंसती चली गई और अंततः भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में विजय हासिल कर ली। तो दोस्तों, ये था दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीतने का प्लान, चक्रव्यूह की रचना और अंदर की पूरी कहानी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपसे गुजारिश, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।